आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है। काफ़ी लंबे समय बाद में क्या है कि एक तरीके से 2012 में जब मैं सेकंड ग्रेड टीचर लगा, ठीक है, उसके बाद में कंपटीशन लाइन में अपने यूं कहें कि इंग्लिश पढ़ाने का मौका नहीं मिला। ठीक है, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट है, कभी जीके है या कभी क्या है कि अपने यूं कहें साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथड है। ठीक है, तो एक वो कहते हैं ना फील गुड है, वो क्या है कि वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ आके वो मैं महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी जो सेकंड ग्रेड का जो बैच रहेगा, ठीक है, अब इसमें सबसे पहली दुविधा यूं कहें जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपने ये देखें तो जो बच्चे ऑलरेडी थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं उनके कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो या तो क्या है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या उनका टारगेट क्या है, सेकंड ग्रेड है। परंतु अगर अपने क्या है जो बच्चे लगे हुए नहीं है अभी, ठीक है, जो क्या है कि अपने यूं कहें अभी उनका टारगेट है फर्स्ट जॉब, तो वो क्या है कि उनके ये कंफ्यूजन है कि भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या थर्ड ग्रेड की। और शायद इनके किसी भी बच्चे के ये कंफ्यूजन नहीं है भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का क्या है कि अपने यूं कहें सीटें बहुत कम है। ठीक है, टाइम पीरियड अब अपने पास में बहुत कम है। जैसे अगर अपने अक्टूबर में एग्जाम आने, ठीक है, बाकी तो क्या है कि गवर्नमेंट पे होता है कब करवाए कब, परंतु अभी जैसे क्या है कि फिक्स डेट है तो अक्टूबर में एग्जाम है, तो उस टाइम पीरियड को देखते हुए क्या है कि अपने फर्स्ट ग्रेड का तो शायद ही आप किसी का मानस हो। परंतु क्या है कि जैसे थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का मैं जहां तक बात करूं, तो अगर अपने सिलेबस को देखें, देखो कभी भी अपने डिसीजन है वो क्या है कि भावनाओं से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अपने क्या है कि लॉजिकली क्या है कि अपने किसी भी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। तो अपने अगर ये देखें कि सेकंड ग्रेड का और थर्ड ग्रेड के सिलेबस को अगर अपने देखें, तो जैसे पहले भी जैसे थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे अपने ये देखते हैं कि टीचर ग्रेड थर्ड में केवल और केवल है वो क्या है कि ग्रामर पूछी जाती। ठीक है, टीचर ग्रेड थर्ड में जो अपने पेपर आएगा, ठीक है, तो वो क्या है कि हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है, कुछ दिनों बाद में डिसाइड हो जाएगा, परंतु मैं ये मानता हूं कि सेकंड ग्रेड से सिलेबस है वो ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, आपके क्या है कि जैसे टीचिंग मेथड है 20 नंबर के, तो टीचिंग मेथड जो आपके सेकंड ग्रेड में है वही टीचिंग मेथड लगभग क्या है, जैसे अपने रीट में भी देख के आए थे, रीट लैंग्वेज फर्स्ट में यही टीचिंग मेथड थे। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड ग्रेड में भी जो आप सिलेबस देखेंगे तो यही टीचिंग मेथड होंगे, और जब थर्ड ग्रेड का सिलेबस अगर आएगा, रिलीज होगा, तब आप देखेंगे तो आपको यही टीचिंग मेथड है वो वहां पे मिलेंगे। तो थर्ड ग्रेड का भी आप अगर अपने सिलेबस देखते हैं तो उसमें आपके 120 मार्क्स का, ठीक है, अपने यूं कहें सब्जेक्ट रहेगा, और 20 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे, टीचिंग मेथड रहेंगे। तो आपके जो यूं कहें टोटल कितने का रह जाएगा, 140 मार्क्स का। तो यहाँ पे 120 मार्क्स में जो आपसे पूछी जाएगी 90% चांस यही है कि आपसे यहाँ पे ग्रामर के जो टॉपिक है वही आपसे पूछे जाएंगे। और सेकंड ग्रेड का जब सिलेबस अपने अभी डिस्कशन करेंगे तो उसमें शायद ही ऐसा कोई टॉपिक है जो क्या है ग्रामर ग्रामर का जो क्या है कि यहाँ पे छूट रहा है सेकंड ग्रेड में। तो इसका मतलब सेकंड ग्रेड का अगर अपने सिलेबस करते हैं तो थर्ड ग्रेड के जो ग्रामर के टॉपिक है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, और इधर जो टीचिंग मेथड्स का जो पार्ट्स है 20 मार्क्स का वो भी क्या है कि आपके ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहले जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम होना है, या आपने यूं कहें फर्स्ट पेपर की भी अगर अपने बात करें, तो फर्स्ट पेपर में यहाँ पे आपके जो जीके का जो पोर्शन है, उस जीके के पोर्शन में जो राजस्थान जीके है जिसके आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, इंडिया जीके है, ठीक है, राजस्थान का जो पोर्शन है वो आपके 40 क्वेश्चन का मतलब 80 मार्क्स का है, इंडिया का 30 मार्क्स का है, साइको का है वो आपके इंडिया है वो 30 क्वेश्चन का है, साइको है वो आपके 20 क्वेश्चन है, और करंट जीके है वो आपके कितने का है, 10 क्वेश्चन आएंगे जो आपके कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे अगर अपने राजस्थान जीके के जो 40 क्वेश्चन है ये सेम टू सेम आपके पोर्शन किस में आएगा, थर्ड ग्रेड में। इधर अपने बात करें साइको के जो 20 क्वेश्चन हैं ये भी आपके किस में आएंगे, थर्ड ग्रेड में आएंगे। करंट जीके की अगर अपने 10 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी आपके किस में आएंगे, थर्ड ग्रेड में आएंगे। तो जिसका माइंड सेट ऐसे कर रखा है पहले से, हाँ, अगर क्या है कि अगर आप साइंस मैथ से होते तो लेवल का बहुत ज्यादा फर्क होता। मैं आपको बताता हूं, अगर क्या है कि जो बच्चे साइंस मैथ से है, ठीक है, तो क्या है कि अपने ये कह सकते हैं कि सर वहां पे लेवल बहुत ज्यादा है, सीनियर सेकेंडरी का आता है, जबकि यहाँ पे थर्ड ग्रेड में ये नहीं आता।
जबकि यहाँ पे जब अपने किसी लैंग्वेज की बात करेंगे, चाहे आप हिंदी से हैं चाहे आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे, नोट करेंगे कि वहाँ पे क्या है कि जो टॉपिक है वो भी क्या है कि सिमिलर मिलेंगे आपको, और लेवल में भी कोई ज़्यादा अंतर है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर सिलेबस को एनालिसिस करते हुए अगर अपने चलते हैं, तो जब दिसंबर में अपना क्या है जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम डिसाइड है, और आगे क्या है कि अपने जो बात करते हैं थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम की, तो वो तो आपका क्या है कि जनवरी फरवरी में डिसाइड है। तो पहले क्या है कि अपने ये टारगेट लेते हुए चलेंगे, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सिलेबस में ही आपके क्या है कि थर्ड ग्रेड का सिलेबस होगा। और अगर फिर भी क्या है कुछ टॉपिक रहते हैं, तो वो क्या है कि ये एग्जाम के बाद में क्या है कि अपने उसको कंप्लीट करेंगे, अगर कोई डिफरेंट है वो क्या है कि टॉपिक वगैरह आते हैं। तो अपने सिलेबस है वो क्या है सेकंड ग्रेड का, अपने बात करें कि सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस है वो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। इसीलिए तो क्या है कि अपने यूं कहें कि हर चीज में एक्सपर्ट है वो क्या, कि हमने कोशिश की है कि भी फर्स्ट बैच है, ठीक है। और आउटपुट है वो क्या है कि ये मानो कि हर एक बच्चे की प्रोग्रेस है वो हमारे माइंड में, हर एक टेस्ट के बारे में हमारे माइंड में ये रहेगा भी ये बच्चा है वो फर्स्ट टेस्ट में कहाँ पे स्टैंड कर रहा था, ठीक है, आगे है वो कहाँ पे स्टैंड करेगा। तो हर एक, चाहे ग्रामर का टॉपिक है, चाहे आपके वोकैब टीचिंग मेथड के टॉपिक है, चाहे आपके लिटरेचर का, अगर पूरे सेगमेंट को अपने डिवाइड करें, तो पूरे क्या है आपके सेकंड ग्रेड का जो पोर्शन है उसको 4 भागों में अपने डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स है उसमें डिवाइड करके देख सकते हैं। एक पार्ट है वो आपको क्या मिलेगा, ग्रामर का मिलेगा। एक पार्ट है वो आपका क्या देखेगा, अपने देखते हैं किसका मिलेगा, लिटरेचर का। एक पार्ट है वो आपका क्या मिलेगा, वोकैब का। और एक पार्ट है वो आपका क्या मिलेगा, टीचिंग मेथड का। ग्रामर का जो भी पोर्शन है, ठीक है, वो आपको राकेश सर करवाएंगे। आपके लिटरेचर का जो पोर्शन है वो आपको स्विता मैम करवाएंगे। और जो क्या है अपने यूं के वोकैब का जो सेक्शन है, या क्या है अपने यूं के टीचिंग मेथड का जो सेक्शन है वो मैं करवाऊंगा। तो हर एक जिसमें ये है, क्योंकि क्या है कि अच्छे से करवाने के लिए क्या है कि उसको टाइम देना पड़ता है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 1 घंटे की क्लास है, तो उस 1 घंटे की क्लास में पीछे कम से कम 3 घंटे जब आप दोगे, तब 1 घंटे की क्लास है वो अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। तो और दूसरा चीज ये क्यों रखे हैं, ठीक है, एक भी टीचर है, हो सकता है कि भी एक टीचर है वो भी अपने आप में एक्सपर्ट हो सकता है, मैं ये नहीं कहता भी कोई एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कि एक टीचर ही है क्या है कि सभी चीजों में एक्सपर्ट हो, ठीक है। परंतु मैं ये चाहता हूं कि भी ये क्या है, हमारे जो सेक्शन है वो ये नहीं हो कि ग्रामर सेक्शन होने के बाद में आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, ठीक है, या क्या है कि ग्रामर और लिटरेचर होने के बाद में क्या है कि आप टीचिंग मेथड पढ़ रहे हो, नहीं, ठीक है। जैसे ही क्या है कि अपने यूं कहें क्लास है वो क्या है कि 5 से 7 दिन की क्लास हो जाती है, उसके बाद में आपको क्या है कि हो सकता है उससे पहले भी हो सकता है कल से या नेक्स्ट डे से ही क्या है कि आपको 2-2 सेक्शन है वो साथ में मिले, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2-2 पोर्शन है वो आपको साथ में चलेंगे। जैसे ग्रामर का टॉपिक भी चलेगा, ठीक है, उसके साथ में लिटरेचर भी हो सकता है, ठीक है। ग्रामर के साथ में क्या है कि अपने यूं कहें वोकैब का सेक्शन भी हो सकता है, ग्रामर के साथ में क्या है कि टीचिंग मेथड का सेक्शन भी हो सकता है। तो इस प्रकार क्यों, क्योंकि ग्रामर का जो सेक्शन है वो काफी बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए उसके साथ में दूसरे टॉपिक है वो अपने को चलाने जरूरी। और कोई भी टॉपिक ये नहीं है कि भी अपने क्या है कि मैं तो ये कहता हूं, कोई कहते हैं कि भी चीजें याद करने वाली नहीं होती, ठीक है, भी पढ़ाने वाली नहीं होती। क्या प्रायवाची को क्या पढ़ाया जाए, फ्रेजल वर्ब को क्या पढ़ाया जाए, ठीक है, मैं यही तो चीज पढ़ाने वाली है, ठीक है। यही तो चीजें बच्चों को याद नहीं होती, फ्रेजल वर्ब याद नहीं होती, यही क्या है कि अपने नहीं पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या। वही तो अपने को क्या है कि यहाँ पे, ठीक है, अपने माइंड में ये बोलना चाहिए भी ये क्या है कि इसका ये आंसर होना होगा। तो जो बच्चे क्या है मेरे से ऑलरेडी काफी बच्चे हैं वो आप परिचित हो, ठीक है, जो क्या है कि साइको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेरा क्या है कि मेथड वही रहेगा, ठीक है भाई, मैं यही कोशिश रहेगी भी आपको क्या है कि क्लासरूम में याद कराए, ठीक है। बाकी राकेश सर से भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो लगभग क्या है कि आप हर किसी के टीचिंग जो मेथड्स है पढ़ाने का जो तरीका है उससे आप वेल नोन हो, परंतु फिर भी क्या है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूं, एक तो क्या है जैसे दो एक तो मैंने ये डिस्कशन कर लिया, जैसे 4 पोर्शन है तो दो क्या है कि सेगमेंट आपके साथ साथ में चलेंगे।
दूसरा यहां पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, आपका डेली टेस्ट होगा। डेली तो आपका टेस्ट है वो 101% है, वो डेली टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अपने क्या है कि आउटपुट है तब तक नहीं आ सकती जब तक क्या है कि आप रोजाना क्या है कि जो चीजें करने वाली है उसको नहीं करके टेस्ट नहीं देते हो। 4 महीने का मैं ये कहता हूं, चाहे क्या है कि जो बच्चा अभी रीट का एग्जाम देख के क्या सेकंड ग्रेड के बारे में सोच रहा है वो भी सिलेक्शन करवा सकता है। अगर आप बिल्कुल जैसे जैसे हम चल रहे हैं, जैसे जैसे हम आपको कहेंगे 101% अच्छी रैंक से क्या है कि अपना सिलेक्शन है वो होगा। तो डेली टेस्ट का आपको ये लगेगा भी ये आपके टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। एक तो डेली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट है वो आपके, डेली तो माइनर टेस्ट होगा और वीकली आपके क्या है कि मेजर टेस्ट होगा। आपने 6 दिन में जितने भी क्या है कि सिलेबस है उसको निकाला है, ठीक है, उसको आप क्या है कि वीकली, जैसे मान लेते हैं संडे का ऑफ रहेगा तो मंडे को आप क्या है कंप्लीट, ठीक है, जो मंडे टू सैटरडे करवाया उसको रिवाइज करो संडे को, और मंडे को क्या है कि आपका टेस्ट होगा। तो डेली टेस्ट भी होंगे और वीकली टेस्ट भी होंगे, और उसके बाद में 15 to 20 डे के बाद में ऐसे लगता है कि भाई अब काफी सिलेबस हो गया, तो उसके बाद में फिर एक अलग से, जैसे 15-20 दिन हो गए तो आपके क्या है कि एक अलग से फिर मेजर टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, एक दिन का गैप देके कि भाई हाँ अब एक आप प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर लो। तो ये नहीं है कि भाई अपने क्या है कि जैसे आज 5 अगस्त या 6 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो चीज है वो क्या है कि चलो सर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो निकल गए, या क्या है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक निकल गया, या क्या है कि आपने जो टीचिंग मेथड करवाए थे वो निकल गए, बाद में नहीं आ रहे, नहीं, भूलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आप कोशिश करोगे ना, ठीक है, तो भी नहीं भूल पाओगे। आपको क्या है कि इस प्रकार से डेली टेस्ट में या तो वो चीज है वो वापस से रिपीट कर देंगे, डेली टेस्ट में भी क्या है कि जो सिलेबस डालेंगे वो इस प्रकार से डालेंगे, भैया इसको 5-7 दिन हो गए, ले आओ इसको वापस, ठीक है। तो डेली टेस्ट से अपने जो रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में क्या है कि वीकली जो मेजर टेस्ट रखेंगे, और फिर क्या है कि 15 to 20 डे के बाद में अपने क्या है जो फिर से मेजर टेस्ट रखेंगे, ताकि पीछे का है वो रिवाइज होता रहे। तो एक तो क्या है कि 4 सेगमेंट में अलग अलग टीचर आपको करवाएंगे, डेली वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है, क्वार्टरली टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में भी आपके टेस्ट होंगे, ये और बताता हूं, ठीक है। जैसे दिसंबर में एग्जाम अगर क्या है कि आपका डिसाइड है, तो ये नहीं है कि जैसे अगर नवंबर में अपना सिलेबस हो जाता है कोई तो चलो जाओ भाई, नहीं, ठीक है, आपको अगर रिक्वायरमेंट रहेगी कि भी सर ये सेक्शन है वो हमारा कमजोर है, ठीक है, इसको दोबारा आप करवाइए, हम दोबारा करवाएंगे, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक की रिवीजन की जरूरत रहेगी तो उस टॉपिक का रिवीजन है वो आपको करवाया जाएगा। आपको ये है कि भी क्या है कि हफ्ते में जैसे अपना कंप्लीट सिलेबस हो जाता है तो अपने क्या है कि जैसे वीकली टेस्ट रख सकते हैं, या क्या है कि वीक में 2 टेस्ट भी क्या है कि अपने प्रपोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। पूरा का पूरा काम है वो रिजल्ट ओरिएंटेड किया जाएगा। हर क्या है कि टीचर अपना 200% देने का कोशिश करेगा, आपकी तरफ से वो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो सेक्शन की बात कर ली, डेली और वीकली टेस्ट की बात कर ली। अब एक मैं माइंड सेट अपना ये होना चाहिए कि जैसे आप कहीं पे भी किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए भी अपना सिलेबस है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे अपने क्या है कि अपने दिसंबर में मान रहे हैं कि भी दिसंबर में एग्जाम है, परंतु मैं ये नहीं लेके चलता कि भी दिसंबर में 25 दिसंबर, अपने क्या है कि 10 से 15 दिसंबर है, ठीक है। तो अपने मान के चलते हैं भी 10 से 15 दिसंबर है वो क्या है कि आपका एग्जाम है, वो इसके बीच में अपने लेके चलते हैं भी 10 से 15 दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि भी आपको 15 नवंबर तक, ठीक है, देखो वैसे तो 90 to 100 क्लासेस मान सकते हैं, और ये 90 to 100 क्लासेस ये नहीं है कि भी क्या है कि रोजाना की क्या है कि आपके 45 मिनट की क्लास होगी, घंटे की क्लास होगी, नहीं, 90 डेज से 100 डेज की अगर क्लासेस की बात करें तो इसमें आपको डेली आधा घंटा का तो टेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी मिनिमम 1 घंटे की क्लास रहेगी, दूसरा सेगमेंट साथ में चलता है तो 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। मतलब आपके ये मानो कि टेस्ट विद क्लास है वो 2 घंटे की अगर आपने लेके चलेंगे। देखो हम अगर 2 घंटे की क्लास या आप टेस्ट है वो लेके चलेंगे ना तो आपको घर पे कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम क्या है कि यहाँ पे 40-45 मिनट में हाँ जी ये है इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है, तो आपको क्या है घर पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी नो डाउट,
ठीक है, परंतु क्या है कि उस चीज को एकदम माइंड में अच्छे से सेट करने के लिए 40 मिनट, देखो 15-20 मिनट के बाद में तो क्लास में टीचर का और स्टूडेंट का रिदम बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, और 40 मिनट की क्लास में तो आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 घंटे की अपने, हाँ ये भी है कि भी 1.5 से 2 घंटे की अगर अपने क्लास रखेंगे एक ही टीचर की तो गड़बड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि फिर समझ में आना बंद हो जाता है। तो अपने क्या है कि जैसे 1 घंटे की या क्या है कि 50 से 55 मिनट की अगर ग्रामर की क्लास चल रही है तो उसके बाद में 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे की लिटरेचर की क्लास हो सकती है। ठीक है, या वोकैब सेक्शन है वो हो जाएगा, और आधे घंटे का आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा टारगेट अपने लेके फिर क्या है चलेंगे, और हर एक बच्चे की रिपोर्ट है वो हम अपने पास में रखेंगे भी हाँ तू खट्टे सी चालन लाग रही, ठीक है, दिक्कत आने लग रही है तो खट्टे दिक्कत आने लग रही है, के चीज में प्रॉब्लम है भाई बताओ। और आपको ये लगता है कि भी एक टॉपिक हमने कोई करवा दिया और उसमें भी फिर भी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत को नहीं है। ठीक है, हर बंदा है हर अपने क्या है कि 3 टीचर हैं, ठीक है, तो ठीक है अलग अलग सेक्शन है वो सौंप दिया, ठीक है, परंतु कोई जरूरी नहीं है कि भी क्या है कि वो टीचर है वो क्या है कि आपको वो सेक्शन करवा रहा है, ठीक है, तो उससे अच्छे से समझ में आता है तो वो क्या है कि आपको और रिपीट करवाने की जरूरत है तो रिपीट करवा देंगे। ठीक है, वरना क्या है कि दूसरे अवेलेबल है, तीसरे अवेलेबल है, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको हमारी तरफ से कभी भी ये फील नहीं होगा फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक भी आज तो क्या है कि आपका खोटी हो गया। कई बार ये होता है ना कि भी क्या है कि हफ्ते भर जा रहे हैं, ठीक है, 10 दिन जा रहे हैं कि सिलेबस तो यहाँ लगे भट्टी पड़ी जटा है। सबसे पहले क्या है कि मेरा हमेशा यही क्यों रहता है कि भी आपको सिलेबस देता हूं मैं, भी आपको ये पता होना चाहिए भी हमारा सिलेबस में कितने टॉपिक हो गए, ठीक है, हम कहाँ पे चल रहे हैं, कितने टॉपिक बाकी है। जैसे हफ्ते भर की क्लास होगी भाई, 2 हफ्ते की क्लास होगी तो कितने टॉपिक हो गए, आउटपुट कुछ नजर आ रहा है या क्या है कि अपने वैसे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि इसीलिए क्या है कि आप हमेशा सिलेबस है वो अपने पास में रखें, और आपको क्या है कि जैसे जैसे क्लासें चलती जाएगी आपको क्या कि ये फील होगा भी हमारा सिलेबस है वो वास्तव में हो रहा है। अभी क्या है कि जैसे टॉपिक वाइज है वो सर पहले ग्रामर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद में मैम डिस्कशन कर लेंगे, और फिर क्या है कि मैं आपसे टीचिंग मेथड है या क्या है वो कैब सेक्शन के बारे में कुछ चर्चा कर लूंगा। ठीक है, तो मैं राकेश जी है उनको बुलाना चाहूँगा, आओ सर। First of all, good evening all of you and welcome in the seminar. बाकी सर ने आपको बताया कि 90 to 100 डेज, तो आपको मैं आश्वस्त करता हूं सर के बाद भी कि 90 से 100 डेज के बीच में आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट रहेगा। ठीक है, विद प्रैक्टिस के। जैसे बड़े टेस्ट की भी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। जब हम डेली टेस्ट लेंगे, कंडक्ट करवाएंगे, उसी हिसाब से 35 क्वेश्चन का ले लेंगे या 40 क्वेश्चन का हो जाएगा, उसमें वोकेबलरी डेली रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा आपने डिस्कस करते हैं इसको लेकर। जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर बात कर रहे हैं, और सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कल क्लास में आओ केवल क्लिप बोर्ड लेके आना है, बाकी रजिस्टर या कुछ लेके जो है वो नहीं आना है। ठीक है, सारा कुछ आपको जो भी मैटर, जो भी सिलेबस का टॉपिक करवाया जाएगा वो प्रिंटेड होगा। क्या होगा? प्रिंटेड होगा। जैसे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक जो है वो परचेज कर रखी है अलग अलग। आपने जो अच्छे अच्छे नाम की बुक्स जो है वो परचेज कर रखी है। थॉमसन मार्टिनेट परचेज कर रही है, रनन मार्टिन परचेज किया है, जोफ्री लीच को किया है, स्टैंडर्ड एलन को किया है, एफ.टी. वुड को किया है, और खूब है, हॉर्नबी को किया है। ठीक है, उसको करने के बाद भी अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन गलत कर रहे हो, इसका मतलब आपका बेसिक जो है वो गड़बड़ है। आपके दिमाग में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो पिक्चर जो है वो डिस्टर्ब है। ठीक है, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर जो है वो बात करेंगे। पहले कोई भी किताब हम नहीं करेंगे, मेरा काम है, ठीक है, टीम का काम है कि आपको बिना किताब के पढ़ाया जाए। ठीक है, जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर आप जैसे मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे, फिर आप रनन मार्टिन से लेकर जो भी जितनी भी बुक्स हैं मार्केट में,
स्टैंडर्ड एलन तक या एफ टी वुड तक सारी पढ़ लेना, सारा मैटर जो है वो 1 बाय 1 अरेंज्ड मिलेगा। आप क्यों, कोई भी राइटर जो होता है वो उसका एक पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, वो उसको लिखता है, एक चीज वीक कर देता है, फिर आप इसीलिए दूसरी बुक खरीदते हैं। आपको विद थियरी भी, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हो विद थियरी, विद एग्जाम, जितने भी आरपीएससी एग्जाम पैटर्न से क्वेश्चन लेगी वो यहां से लेकर यहां तक 100% तक का जो पैटर्न है वो आपको रिटर्न फॉर्म में क्लासरूम में 1 बाय 1 मिलेगा। यानी पहली प्रेफरेंस हमारी यही है कि बुक फ्री क्लास जो है वो हम रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स को आप पढ़ रहे हो, आपने अलग अलग किताब में पढ़ा होगा, लेकिन अपने वो काम करेंगे कि एग्जाम का ईच और एवरी क्वेश्चन आपका सही होगा और बिना किताब आपको होगा, वो अपना काम है, मेरा काम है। ठीक है, टेंसेस की बात कर रहे हो, और टेंसेस हमने क्लासरूम में लास्ट में बात भी करते हैं, अभी कैसे पढ़ते हैं टेंसेस को, हम तो अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन अपने यहाँ अलग प्रकार से पढ़ेंगे कि दो ही एग्रीमेंट से टेंसेस का जो है वो होता है, टाइम और एक्शन के, एक टाइम और दूसरा, इन दोनों को एग्रीमेंट से जो वर्ब भरी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, टेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे। ठीक है, प्रपोजिशन को लेकर अब यहां हम बात करते हैं। प्रपोजिशन को लेकर दो चीजें आती है, एक तो कॉन्सेप्चुअल प्रपोजिशन और एक आता है फिक्स्ड प्रपोजिशन, ये आपको मिलेगी और ये क्लासरूम में हो जाएगी। ठीक है, और शायद आपने अलग अलग प्रकार से प्रपोजिशन को पढ़ा होगा, लेकिन अपने डिफरेंट से प्रपोजिशन पढ़ेंगे, और एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो जाए तो अपने बैठे हैं, होगा ही नहीं, कैसे होगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, मैंने बता दिया, बुक फ्री क्लास को कर देंगे। कंटेंट है, हम हैं, पैटर्न है, हम हैं, फिक्स प्रपोजिशन है, इसका आपको 1 बाय 1 रट्टा मारना पड़ेगा और डेली टेस्ट में इंक्लूड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका। और वैसे प्रपोजिशन का कोई अंत नहीं होता, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअल वाले का अंत करेंगे और फिक्स्ड वाले का आप रट्टा मारेंगे, और एग्जाम में जितने प्रकार से प्रपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हम क्लासरूम में जो है वो प्रैक्टिस में ले आएंगे। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी को लेकर भी हम जो है वो बात कर लेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो कल शुरू कर देंगे, थर्ड दिन, तीसरे दिन कंप्लीट कर देंगे, 3 क्लास में कंप्लीट होगा। फिर आप भारत का कोई पेपर दे लेना, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हिस्सा है, और अलग से भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता है, अलग अलग जो है वो। तो दो प्रकार से, एक सीधा जो है वो ये कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव जो भी चीज़ चल रही है, लेकिन पहली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आपको बुक फ्री करें। कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कहता भी आप में से बहुत से होंगे ऐसे, कुछ लोग जॉब रिलीज को पढ़ लेते हैं, कुछ को पता ही नहीं है, ला के रखी है, बढ़िया कलर है, बढ़िया प्रिंटिंग है, एक दिन पढ़ लेते हैं, 20 दिन अंदर, फिर बहुत सा है। जैसे आप थॉमसन मार्टिनेट को पढ़ते हो, ठीक है, 2 पेज पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है प्रत्येक कॉन्सेप्ट के आगे लुक एट द पेज नंबर, वहाँ जाते हैं, फिर उस पेज पे लिखा होता है लुक एट द, फिर अगले पे जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, फिर लिखा होता है कि 5-6 घंटे में वो 4-5 पेज जो है वो पढ़ा होता है, और उसमें अपने क्या करते हैं, चौथी क्लास के अंदर डिटरमिनर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो फिर आपको थॉमसन एंड मार्टिनेट को, मैं ये सपोज करो आपने डिटरमिनर वहाँ से पढ़ रहे हो, फिर वो लुक एट करके जो है वो आपको जो है वो 5-7 घंटे जो है वो लगा दे, फिर अपने सोचते छोड़ो, अपने बाद में देखते हैं, और बाद में वो देख नहीं पाते। ठीक है, वो बुक्स तब है जब हमारा बेसिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो, अपने को एक्सेसिव जो है वो एक्सरसाइज करनी हो या जो भी पढ़ना हो वो करना हो, वो जो जरूरी है। ठीक है, जिसको फील होता हो इंग्लिश, और वैसे अपने इंडियन लोग हैं, अपने को इंग्लिश फील जो है वो नहीं हो सकती, अपने उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं।
आप भी जो है वो उद्देश्य के लिए आए हो, उद्देश्य हल होगा, बुक बंद होगी। यही है, स्कूलों में ट्रांसलेशन करवाएंगे, जहां क्वेश्चन की बात आएगी पासबुक से कर लेना। रियल है ये, उद्देश्य के लिए रियल है। अपने इंडियन लोग हैं, अपने को इंग्लिश फील नहीं हो सकती। जिनको फील हुई है इंग्लिश, उनको हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको फील हुआ है। अपने को इंग्लिश जो है वो फील नहीं होगी, अपने उद्देश्य के लिए पढ़ेंगे और उस उद्देश्य को अपने 100% हल कर देंगे। जो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी मैंने आपको बोला है, फुली रूप से कंटेंट आपको मिलेगा कहीं भी बुक। अपने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे, दूसरा टॉपिक ही कर लेंगे। आप कोई भी सारी किताब ले लेना, उससे भी एक्स्ट्रा काम कर देंगे। जो 5-6 अच्छी ऑथेंटिक बुक्स हैं जो आपने ले रखी है, उससे भी ज़्यादा कर देंगे। ठीक है भी, ये टारगेट रहेगा कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। भले टॉपिक कम कर लेंगे, एक कम कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है, आप एक क्वेश्चन के चक्कर में जो है वो इतने परेशान हो जाते हैं, इतनी तो मेरिट जाती नहीं है। नॉर्मल बात है भी। आप सबसे बड़ी समस्या तो अपने बेसिक क्वेश्चंस को लेकर है, अपने बाहर निकल के करते हैं आल्यो। ये तो मेरे को आ रहा था, गड़बड़ तो वहां है। अब एक क्वेश्चन को कोई आपसे आप चल रहे हो मार्केट में, जा रहे हो कि इसका आंसर बता दो, तो आप किसी को मत बताओगे नहीं आता नहीं है। इसका मतलब किसी बुक के कॉर्नर में एक क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब वो नहीं आ रहा तो आपको इसका मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। अगर एक क्वेश्चन की वजह से आपका सारा चीज डिस्टर्ब हो रही है, तो आप उसको हटाओ ना। इतनी मेरिट तो जाती नहीं है एग्जाम के अंदर। एग्जाम का उद्देश्य ये होता है कि एक बेसिक के बाद वो अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है कि इतनी तैयारी करने वाले को यहाँ तक क्वेश्चन सही होंगे, फिर आगे से आगे यूं रहता है। और 2, 5, 10 क्वेश्चन नहीं भी आए तो उससे फर्क क्या पड़ेगा बताओ। राजस्थान को जो टॉप करता है, उसके नंबर भी जो है वो 500 का, अपने जो क्वेश्चन ये 500 का होता है, उसका हाईएस्ट लगभग 452-53 नंबर लगभग आते हैं हाईएस्ट में, ये मानता हूँ, जो टॉपर होता है। इसका मतलब जो टॉपर होता है, इसने जीके को भी अच्छे किए, आजकल इतने भी नहीं आते जीके का। जिस प्रकार से स्टैंडर्ड है, जिस प्रकार से जीके का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से तो इतने भी नहीं हो, हाईएस्ट के नहीं आते होंगे। क्यों स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे RSSM भी है। अब आप दिमाग में बैठा लो कि पेपर उससे अगला जो है उसी पैटर्न से रहेगा और स्टैंडर्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्वेश्चन को लाना है उस हैबिट के अंदर। दूसरा, वैसे भी जीके का पेपर जब आप करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो थोड़ी दूर तक सुनसान नहीं रहता क्या जगह? भी मन करता है कोई कोई मेरे से पूछे ना कि भी पेपर कैसा हुआ है। इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी है पेपर की। तो इतनी मेरिट तो जाती नहीं है। अपना तो वो करना है कि बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ ना हो, पेपर मैच्योरिटी जो है वो हमें आए कि ये पैटर्न है, इस टॉपिक को कर लिया तो इसका क्या पैटर्न रहेगा। एक चीज और, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया तो एक दिन नेक्स्ट डे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पेपर होगा फुल, चाहे वो 70 क्वेश्चन का हो जाए चाहे 80 का हो जाए। आपने कंडीशनल सेंटेंस कर लिया, साथ साथ तो चल ही रहा है, तो उसका 70 से 80 क्वेश्चन का हो जाएगा। और साथ जो बड़े पेपर्स हैं वो तो हैं ही अलग से, यानी प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में रहेगा। आपने टेंसेस को किया तो ये मानता हूं मैं 100 क्वेश्चन का एक पेपर प्रत्येक टाइप का भी, ऐसा कोई भी पैटर्न जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे इंडिया का जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, बस सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में तो खूब आएगा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, फिर एक्टिव पैसिव, नरेशन को लेकर सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। फ्रेजल वर्ब को लेकर जो है वो डेली क्लास में टेस्ट में रहेगी, और सर अनुसर जो है वो आपको फ्रेजल वर्ब वैसे भी जो है वो करवाएंगे एक्सरसाइज के रूप में। प्रोवर्ब और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो आपको रिटर्न फॉर्म में कंटेंट दिया जाएगा। टोटली कंटेंट जो है वो आपको रिटर्न फॉर्म में दिया जाएगा। वर्ड्स ओपन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड, ये डेली टेस्ट वाले हैं, हम डेली टेस्ट के अंदर इनको ले लेंगे।
वोकेबुलरी डेली आ जाएगी, जो ग्रामर का टॉपिक होगा वो इंक्लूड हो जाएगा, और जो टॉपिक कंप्लीट हो गया उसका क्या हो जाएगा, बड़ा टेस्ट। और बड़ा टेस्ट कम से कम मैं 70 क्वेश्चन की से ऊपर की बात करता हूँ, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, सिनोनिम इंटोनिम्स इनको रट्टा मारना है। और अब एक चीज़ और है, जितना हो पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम बाई चांस आपको, मैंने आपको ये बात तो बोली है कि सपोज करो आपका एक एंटोनिम गलत हो गया, तो उससे ज़्यादा आपको हेडेक लेने की, पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका नरेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? आप सिनोनिम एंटोनिम वोकेबुलरी को कितना बाउंड कर सकते हो बताओ? लेकिन इन चीजों को बाउंड कर लेंगे हम। आप एक्टिव पैसिव को, नरेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन को, कंडीशनल को, कॉम्प्लेक्स को, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट को, इनकी सीमा बांध देंगे। लेकिन सिनोनिम एंटोनिम मिसस्पेल्ड, इनकी सीमा आप नहीं बांध पाएंगे वोकेबुलरी में। वो अपने जितना आप रीडिंग करेंगे उतना है। जैसे फिक्स प्रपोजिशन है, बताइए आप, आपने रेनन मार्टिन को पढ़ा है, मेरे को लगता है फिक्स कितने गए, 8-10 हज़ार तो होंगे ही। हम डेली हर हफ्ते करके जाते हैं, वीक हो जाता है, छूट जाता है, तो एक क्वेश्चन गलत हो भी गया तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जो है वो 150 का है, 10 क्वेश्चन तो वो वाले होंगे हमारे जो अपने बोलेंगे हल लो। नहीं है तो बता दो कि मेरे पेपर में तो ये टिक था, वहाँ ये हो गया, और सोचा मैंने ये था, लग गया इस पे। ये 10 क्वेश्चन होते, टॉप करेगा उसके ही गलत होंगे। जो टॉपर होगा, सर आपने भी टॉप किया है तो आपके भी गलत थे, मैंने भी जो है वो लगभग 255 नंबर थे उस समय, तो भी गलत थे, सबके यही होगा। बस अपना टारगेट जो है वो इससे नीचे नहीं रहना चाहिए, 120 से। और जीके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। और जीके का एक चीज़ मान लेना, जीके का पैटर्न वही अप्लाई कर लो जो अब आ रहा है। थियरी में पढ़ना शुरू कर दो, वन लाइनर बुक को हटाकर थियरी के अंदर क्वेश्चन को अप्लाई कर दो, अपने आप को उस एडजस्ट में, उस पैटर्न में ले आओ। इनका गलत नहीं होगा, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, हर बुक में कोई पैटर्न अप्लाई नहीं। आप रेनन मार्टिन को पढ़ रहे हो, दो पेज में कंप्लीट कर दिया। आप थॉमसन एंड मार्टिनेट को पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या बोल रहा है, अगला पैटर्न क्या है, अपने वो सारा अप्लाई कर देंगे इस पे, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, वर्ड ऑफन कंफ्यूज, मिसस्पेल्ड, कंफ्यूज, सिनोनिम एंड एंटोनिम। कंटेंट प्रोवाइड करवाना हमारा काम है, पढ़ना किसका काम है? इनका। डेली टेस्ट में हो जाएगा, रूटीन में, ठीक है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड टेस्ट ये हम कर लेंगे, ठीक है, क्लासरूम में ही। आपको कोई बुक की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ेगी। और रीट में भी नहीं पड़ी थी हमें तो, पड़ी थी क्या? या कोई क्वेश्चन गलत हो गया? नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और हाँ, तो नहीं होगा सर, स्वाभाविक है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। और आपके मोस्टली मेरे को लग रहा है, जो हमें जो सूचना मिली है, 23 से लेकर 27 के बीच में क्वेश्चन सबके सही हैं। टॉप है वही 27 है, आप एक दो सिली मिस्टेक कर दी, वो भी 23 से 27 के बीच में सब है। इसका मतलब मैंने जो आपको बात बोली थी भी 30 तो किसी के नहीं है। क्यों नहीं है? वो बेसिक जो सिली मिस्टेक हम करते हैं कि ये सोच रहा था, ये हो गया, और इतने 1 2 3 क्वेश्चन तो देगा वो, किसी से कैसे ही कर लो बोले, वही डिस्टर्ब करने के लिए आपको 1 2 क्वेश्चन दे देगा। लेकिन क्या उस क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा? हाँ, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर ग्रामर, यूसेज एंड लिटरेचर, बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो है वो हम बात कर लेंगे स्पोका को लेकर, ठीक है। स्पोका को लेकर अच्छे से जो है वो बातें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM, मॉडिफायर, हेडवर्ड और मॉडिफाइड जो है। फिर क्लोज एनालिसिस इन टर्म ऑफ, स्पोका में क्लोज को एनालिसिस जो है वो करना है। इसी पैटर्न में क्लोज को एनालिसिस कर लो। वैसे हर बार मैं बोलता भी हूँ, जैसे मैंने ये आपको ये पूछा, he asked me where you live,
आपसे पूछा मैंने ये कौन सा क्लोज है, मैंने लिखा नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, दी नन। बताओ एडवर्ब क्लोज, बस यहां से गड़बड़ है सबकी। इस चीज को सीखना है। अब सबने आपने रेनन मार्टिन, थॉमसन मार्टिन, जोफ्री लीच को पढ़ा है, लेकिन आपने एक चीज को बेसिक जो है वो डिस्टर्ब है, इसलिए डिस्टर्ब है। हम स्पोका भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। ये डबल ऑब्जेक्ट का पैटर्न है, एस वी डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट में ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट क्यों है, ये इसको रिसीव कर रहा है। इनडायरेक्ट कौन सा होगा, जो रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट, यानी एक क्वेश्चन को रिसीव कौन कर रहा है, मी कर रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे दो ही चीजें आ सकती है, नाउन और प्रोनाउन। अब इसकी जगह, एक क्वेश्चन की जगह हमने ये लिख दिया वेयर यू लिव, या व्हेन यू कम हियर। ये लो जी, कुछ भी लिख दो आप, व्हेन यू केम हियर, केम हियर, हियर बोलते हैं, हियर नहीं बोलेंगे, हियर, व्हेन यू केम हियर। अब आपने व्हेन वाई इसको पढ़ा है कि ये तो एडवर्ब होता है। ये एडवर्ब जो है वो वर्ड कोई एडवर्ब नहीं होता, वो फंक्शन कैसे करते हैं उस पर डिपेंड रहता है। ये सब्जेक्ट वर्ब डबल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। इसकी जगह हमने क्या कर दिया, वेयर यू लिव या व्हेन यू केम हियर। अब ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्या चीजें आएगी, नाउन और प्रोनाउन। तो प्रोनाउन है तो भी वो नाउन क्लोज है, नाउन है तो भी नाउन क्लोज है। तो इसका आंसर, ये चीजें अपने को सीखनी है ऐसे भी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अब आप अपने वो सारे पैटर्न कर लेंगे। इस प्रकार की आपको जो दिक्कत आ रही है ना, वो बुक फ्री करके हम क्लासरूम में सारा कंटेंट उसी पैटर्न से जो है वो करेंगे। ये जो दिक्कत आती है पैटर्न से, विस्पोका के बाद हम फ्रेज क्लोज एनालिसिस जो है वो करेंगे। स्पोका को अच्छी तरीके से करके कि ये सेंटेंस पैटर्न है जो है 10 12 20 जो भी सेंटेंस पैटर्न बनते हैं, और आप उस चीज को चेक कीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसका जो है वो वेयर आंसर देता है, या जो भी आंसर जो उस वर्ड को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो वर्ड जो है वो कैसे फंक्शन करेगा, ये इस पे हम जो है वो बेसिकली बात करेंगे। फिर कंप्रीहेंशन, ये हम डेली क्लासरूम में टेस्ट में कंडक्ट करवाएंगे। इसका कोई तरीका नहीं होता। हाँ, ये तरीका हो सकता है कि हम क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, आपको एंटोनिम पूछ लेगा, सिनोनिम पूछ लेगा, वन वर्ड पूछ लेगा, फ्रेजल वर्ब पूछ लेगा, इडियम पूछ लेगा, ठीक है, या कोई डायरेक्ट स्टेट आंकड़ा जो है वो पूछ लेगा। ये आप रूटीन के अंदर ही कर पाएंगे, कोई तरीका नहीं होता। और आपको लगे भी तरीका ये है तो मेरे को भी बता देना, अपने बात कर लेंगे। बाकी तो कोई रीडिंग पावर और रीडिंग कंप्रीहेंशन का मतलब ये है कि जब तक आप इसको 3 टाइम एटलीस्ट नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। रीडिंग का नेचर ये होता है कि इस उस पैराग्राफ को इस प्रकार सेट किया जाता है कि उसको 3 टाइम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर वोकेबलरी में इस वाली, इससे पूछेगा, ये वोकेबलरी वो नहीं है, यानी इस कंप्रीहेंशन के अंदर और साथ में क्या आ जाएगा, वोकेबलरी। पोइट्री अप्रिसिएशन जो है वो मैडम आपको करवा ही देंगे, ठीक है। दोबारा मैं ग्रामर को लेकर बात कर रहा हूं कि आपको बुक फ्री जो है वो ग्रामर करवाई जाएगी। किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सारी किताबें बंद कर देना। जो कंटेंट हम लेंगे उसमें थियरी के क्वेश्चन भी होंगे, एक्सरसाइज भी होगी, सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे। फाइल लगा लेना, उसमें लग लेना। और आपको जो टारगेट दिया है, कब तक,
95 डेज के अंदर कंप्लीट होगा यूं, डेली टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और टोटली जो कोई भी दिक्कत आती है, लेकिन एक चीज आपको दोबारा वोकेबलरी जो है वो सर करवाएंगे और साथ में आपको वोकेबलरी खुद जो है वो रट्टा मारना पड़ेगा। बाकी ग्रामर से संबंधित आपको दिक्कत आने नहीं देंगे, ये मेरा आपसे प्रोमिस है, ये बात है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस, फिर आप कहना कि सर आपने जो है वो हमें ये जो है चीज़ नहीं करवाई, फिर अपने एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर किसी को नहीं आएगा, आप जो है उस चीज़ के लिए मस्त रहेंगे। बाकी आने भी ऐसी नौबत जो है वो नहीं देंगे, ठीक है। तो अब मैं सर से, सॉरी मैडम से आग्रह करूँगा कि आओ मैडम। मैडम जो है वो, इनसे मैं पढ़ा भी हुआ हूँ एमए फाइनल के अंदर, ठीक है। और ये अभी मैडम डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करेंगे, ठीक है, एमडीएस विश्वविद्यालय से। तो डॉक्टर सविता सोमानी जो है वो अभी जल्द बन जाएंगे। तो वेलकम मैडम, आइए कम। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं मुझे? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राकेश जी एंड अनुज जी, इतनी एक लर्नेड टीम का पार्ट बनाने के लिए। एंड आई थिंक आप सब मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम है सविता सोमानी, मैं पीजीटी इंग्लिश हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में फ्रॉम 2011। राकेश जी के साथ काम किया हुआ है, राकेश जी को पढ़ाया हुआ है और अनुज जी के साथ भी काफ़ी टाइम से टच में है। तो मैं इन क्लासेस में आपका लिटरेचर का पार्ट लूँगी। ये जो स्क्रीन पे हमारे सामने आया, इससे तो आई थिंक सब एक्वेंटेड होंगे, आपने रीट में भी पढ़ा होगा। लिटरेरी फॉर्म्स जो है डिवाइसेज, कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रेजुएशन यहाँ सब इंग्लिश लिटरेचर से हैं तो आप सब ने ये बेसिक पढ़ रखा है। और इस साल की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी स्पेसिफाई कर दिया है लिटरेचर के मामले में। अब तक जो सेकेंड ग्रेड का सिलेबस होता था 4, 5, 6 लाइंस दे दी जाती थी, मेजर लिटरेरी फॉर्म्स, मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, मेजर इंडियन राइटर्स। बट इस बार आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी कहेंगे जहां हम स्पेसिफाइड सिलेबस देख पा रहे हैं। तो लिटरेचर का सिलेबस हम लोगों ने सबने ग्रेजुएशन में किया है, किसी ने बहुत उसको लाइटली कर लिया और किसी ने बहुत सीरियसनेस के साथ किया है। बस यहाँ थोड़ा सा इन डेप्थ आपकी स्टडी होगी उसी चीज़ की, कुछ भी वहाँ से अलग नहीं है। एंड आई थिंक कुछ लोग पीजी भी होंगे इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ, तो मोस्टली वो तो सब कुछ कर चुके हैं। फॉर्म्स की जब बात है, हमारे सामने आपको नज़र आ रही है डिवाइसेज या फॉर्म्स जो भी हैं, कुछ एक डिवाइसेज है और कुछ एक पोइटिक फॉर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स हैं। ओड, एलिजी, सोनेट, एपिक एंड मॉक एपिक, देन ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड्स, एलिटरेशन, हाइपरबोले, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सटायर एंड आयरनी, एंड देन ओनोमेटोपे। आई थिंक एक भी न्यू वर्ड नहीं होगा जो आपके कानों से कभी गुजरा ना हो या फिर आंखों के सामने से जो आपने कभी देखा ना हो। किसी को लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो नया है, मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो, डेफिनेशन के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए हो सकता है कुछ आपकी रीड में रहे और कुछ ना भी रहे हो, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि ये क्या था। बट कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे ग्रेजुएशन के लेवल से बाहर जा रहा हो। तो ओके, ठीक, ओके ओके ओके। तो ऑल एंड ऑल क्या है कि लिटरेचर जो इस बार है बहुत स्पेसिफाइड है, सब कुछ आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है, हमने सिर्फ ब्रश अप करना है उसको। एंड काफ़ी इजी रहेगा अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि कई सालों से क्या कंपटीशन की तैयारी करते करते हमारा ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा टारगेटेड हो जाता है, लिटरेचर छूट जाता है। तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ चलना होगा इस लिटरेचर को। एक्चुअली देखा जाए तो लिटरेचर एक स्टोरी की तरह रहता है, और कहूँ मैं तो ग्रामर से तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो फर्स्ट हमारा पार्ट जो था पोइट्री एप्रिसिएशन था। एक्चुअली पोइट्री एप्रिसिएशन, ठीक है, पोइट्री एप्रिसिएशन जो था वो और कुछ भी नहीं होता, सभी तरह की लिटरेरी डिवाइसेस को पोएम के अंदर अप्लाई करने के लिए कैपेबल होना, वही पोइट्री एप्रिसिएशन होता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिटरेचर में सबने देखे होंगे। हम क्या करते थे,
थीम लेते थे, उसका सेंट्रल आइडिया लेते थे, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस लेते थे, उसकी पोएटिक फॉर्म्स ले लेते थे। तो ये आपका जो टॉपिक रहेगा पोएट्री एप्रिसिएशन, ये आपका नेक्स्ट वाला ही होगा। लिटरेरी फॉर्म्स जो आप देखेंगे उससे रिलेट हो जाएगा। राकेश जी नेक्स्ट। उसके बाद आपके पास आता है एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स। रेनेसा, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन और मॉडर्न। यहाँ तक हमने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन क्लासेस में। हाँ, छूटता क्या है, हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं लिया जाता। हमने टीएस इलियट तक तो आई थिंक सबने पढ़ा है, टीएस इलियट, और उसके अलावा जीबी शॉ, डब्ल्यू बी येट्स, ये नाम तो आपको याद आ रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया होगा, जिसकी ग्रेजुएशन थोड़ी पुरानी हो चुकी है, ऑब्वियसली कुछ भूली बिसरी यादों की तरह आ रहे होंगे, बट सुने सबने हैं। रेनेसा से हम शुरू होते थे अपने बीए फर्स्ट ईयर के अंदर, और वहाँ से मेटाफिजिकल जॉन डन को सुना था, जैकोबियन था हमारे पास, मिल्टन आ जाता था, नियो क्लासिकल में हमने अलेक्जेंडर पोप, रेप ऑफ द लॉक पढ़ी है, रोमांटिक पोइट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, विक्टोरियन में हमने ब्राउनिंग एंड टेनिसन जरूर पढ़ा था, ब्राउनिंग की और टेनिसन के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे, माई लास्ट डचेज, आई थिंक सबने पोएम पढ़ रखी है, और मॉडर्निज्म। यहाँ उससे आगे पोस्ट मॉडर्निज्म, आज के जो लिटरेरी ट्रेंड्स हैं वो सब रहेंगे। नेक्स्ट, हाँ, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो पीरियड्स थे और ये मोमेंट्स हैं। पीरियड्स में साथ में इंक्लूड हो जाती है उस पर्टिकुलर पीरियड की लिटरेरी हिस्ट्री भी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उस टाइम सोसाइटी में, कंट्री में क्या चल रहा था, इंग्लैंड की सोसाइटी में उस टाइम क्या क्या चल रहा था, वो साथ में आएगा। और यहाँ जब हम देखते हैं लिटरेरी मोमेंट्स, ये आपको सिर्फ लिटरेचर की तरफ पॉइंटेड करती है। अभी पीछे भी आपने देखा रोमांटिसिज्म है, और यहाँ भी रोमांटिसिज्म फिर से आ गया। उसके अलावा हमने वहाँ मॉडर्निज्म देखा था, पोस्ट मॉडर्निज्म देखा था। जो आपके लिटरेरी पीरियड्स होते हैं वो उस टाइम ड्यूरेशन को बताते हैं, लेकिन जो आपका लिटरेरी मोमेंट्स है वो पर्टिकुलरली लिटरेचर को ही टारगेट करेगा। तो यहाँ भी आपकी कुछ कुछ फेजेज है, रोमांटिसिज्म है, गोथिक लिटरेचर है, प्री रेफेलाइट मोमेंट है, रियलिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, देन स्ट्रीट ऑफ कॉन्शियसनेस है, सिंबोलिज्म है, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ये मुझे लग रहा है सबके लिए काफ़ी कुछ नया नया सा है। ये आपके ग्रेजुएशन से हटके थोड़ा सा पीजी लेवल का है, बट जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपके लिए इजी रहेगा। नेम से कई बार हम डर जाते हैं। और लास्ट में सबके फेवरेट, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। लास्ट ईयर तक या लास्ट सिलेबस तक क्या था, बस यहीं रख के छोड़ दिया जाता था। और जब इतनी सी 2 लाइन सिलेबस में आती है लिटरेचर के, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो आपको सब कुछ ईच एंड एवरी राइटर पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज हमारे स्कोप से परे चले जाते हैं। यहाँ आपको राइटर्स एंड पोइट्स इंडियन लिटरेचर के जो भी हैं, इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश स्पेसिफाई कर दिया है। तो हम 1 बाय 1 उन राइटर्स को और उनके लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन है, उनका फेमस वर्क या कोई तरह के प्राइजेस वगैरह है। रविंद्रनाथ टैगोर सब जानते हैं, कौन सा प्राइज़ था, नोबेल प्राइज़। सेम वे मुल्क राज आनंद साहित्य अकेडमी, आर के नारायण साहित्य अकेडमी, एंड सरोजनी नायडू जो थी पॉलिटिशियन भी थी, तो रुदत फ्रेंच में लिखने वाली फर्स्ट इंडियन पोइट थी। देन नेसे मैजिकल। नेक्स्ट वन, रस्किन बॉन्ड फेमस है, किसी को पता है क्यों? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, जंगल बुक नहीं लिखी। रस्किन बॉन्ड चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए फेमस है, ठीक है। अरुण कोलाटकर मराठी इंग्लिश पोइट है। अनीता देसाई सब जानते हैं, नाम सबने सुना है। बुकर प्राइज के लिए शशि देशपांडे है। कमला दास हम सबने पढ़ी है। जयंत महापात्रा, देन अमिताव घोष, मंजू कपूर एंड अरुंधति रॉय। आई थिंक इतना ही, लास्ट वन यही था इसमें, ठीक है। तो ये कुछ एक नॉमिनेट कर दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया इंडियन राइटर्स को, जिनको पढ़ना भी इजी रहेगा और इसकी हम एक कॉम्पैक्ट स्टडी इजीली कर सकते हैं। मतलब हमें पता है कि अब लिटरेचर में हमने क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है।
सिर्फ एक कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम हो गया ग्रेजुएशन किए हुए तो अब हम भूल गए हैं तो अब नहीं याद आता, नहीं। थोड़ा सा एफर्ट आपकी तरफ से होगा और थोड़ा सा एफर्ट मेरी तरफ से होगा और यहाँ से आपको इजीली सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। स्टोरी की तरह से पढ़ते हैं लिटरेचर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और मेरी जब मैं पीएचडी की बात चल रही है तो अमिताभ घोष पे ही चल रही है, तो इसीलिए मैं जब अनुज जी आई थी तो आते ही सबसे पहले मैंने कहा था कि ये वी, क्योंकि ध्यान यहीं गया, अमिताभ घोष अपना लगता है अब, क्योंकि 3 साल हो गए इन पे स्टडी करते हुए, तो ऐसे लगता है जैसे फैमिली मेम्बर हो चुके हैं अभी ये। तो बस स्टोरी की तरह हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो लिटरेचर वाला पार्ट हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में टफ नहीं होता है हमारा, एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह का हवा हो जाता है कि इंग्लिश बहुत टफ होती है। राकेश जी जैसे सर बैठे हैं तो ग्रामर सबसे इजी मानती हूँ मैं। अनुज जी हैं तो टीचिंग मेथडोलॉजी के लिए तो अनुज जी दूर दूर तक फेमस है कि कहाँ से किया जाए इंग्लिश के, तो अनुज सर। और बाकी मैं भी कोशिश करूँगी मैं लेवल तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इतना लिटरेचर था एंड होपफुली आप सब जो है वो इजीली इसको एंजॉय कर पाएंगे मेरे साथ। थैंक यू। राकेश सर ने भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, मैडम ने भी डिस्कस कर लिया। मैडम ने तो काफ़ी कुछ कह दिया, जबकि ये बात नहीं है कि राकेश सर और हम साथ पढ़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, मेरे को मौका नहीं मिला, ठीक है, मैडम से पढ़ने का। बाकी क्या है कि ये मानो कि भी ये तो सिखाने वालों में से है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी क्या है कि इन्होंने कह दिया, ऐसे नहीं है कि तो राकेश सर जो आज पढ़ा रहे हैं वो क्या है कि सीखे हुए हैं, ठीक है, अपनी, ठीक है, सुनीता मैडम से या जो भी टीचर्स है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि पीछे क्या है कि आज अपने यहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, या क्या है कि आप आगे पढ़ाएंगे तो चाहे आपके नर्सरी क्लास में, 5th क्लास में जो भी टीचर है वहाँ से लेकर अब तक सभी टीचर का योगदान रहता है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग रहती है कि भी अपने क्या है कि लेटेस्ट में जो टीचर अपने जो लास्ट में जो टच में होते हैं, या क्या है कि बहुत ज़्यादा किन्हीं के टच में रह जाते हैं 10th 12th या ग्रेजुएशन में, तो उनके क्या है कि अपने रेगुलर रहते हैं। परंतु मैं ये मानता हूँ कि जो भी टीचर जिसने क्या है कि अगर आपको ABCD भी सिखाई है, ठीक है, तो वहाँ से क्या है कि अपनी स्टार्टिंग है, तो सभी का योगदान रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि अपने जैसे मैं जिस पोर्शन के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, एक तो आपका ये टीचिंग मेथड का पोर्शन रहेगा, ठीक है। ये अभी अपने इसमें किया था रीट वगैरह में, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन बाहर गया था क्या है? मेथड्स में से लैंग्वेज फर्स्ट में जो मेथड थे, ठीक है, उसमें नहीं गया था, ठीक है। अब उसको और थोड़ा क्या है कि अपने इलेबोरेट करके और थोड़ा डिटेल से करेंगे, ठीक है। परंतु मैं ये मानता हूँ मेरे वाले इस सेक्शन में आपको एक दिन एक मेथड मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फिर आप तो क्या है कि आपके मन में ये आएगा कि अब तो मैं ही पढ़ा देशूं, ठीक है। ठीक है, आपके मन में ये आएगा, नहीं काफी बच्चे हैं वो क्या है फोन करके कहते हैं, ठीक है, कि गुरुजी अब तो यहाँ लाके जान में ही पढ़ा दिया। मैं कहा थारू जी करे तो कोई बात को नहीं, आजो मोस्ट वेलकम है थे पढ़ाओ, ठीक है। थारू और घटी जी करे तो पढ़ाओ, तो इसी कोई बात को नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो फीलिंग आपको आ जाएगी भी, क्या है कि आपके माइंड में हर एक चीज है वो इसी प्रकार से सिस्टम से रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर अपने मेथड की बात करें तो यहाँ पे अपने 5 की क्या है कि यहाँ पे चर्चा रहेगी, ठीक है। GT मेथड हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चरल ऑडियो लैंग्वेज और CLT। उसके अलावा क्या है कि टीचिंग प्रोज पोइट्री ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का पार्ट रह जाएगा। और फिर क्या है आपके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग में जैसे सिलेक्शन है, ग्रेडेशन है, ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग, 4 चीज ये है, ठीक है। 4 इधर बात करते हैं और 5 आपके क्या है मेथड है। तो यहाँ पे इनको अपने ये कहेंगे एक एक क्लास की जरूरत है हाईएस्ट, ठीक है। फिर क्या है कि आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। फिर मैं कहता हूँ, ठीक है, जैसे राकेश सर ने कहा था कि भी क्या है कि अपनी बुक फ्री क्लास है वो क्या है अपने करने की कोशिश करेंगे भी, क्या है कि आपको इधर उधर से चीजें हैं वो नहीं पढ़ने थे। आप पढ़ते हो आपकी इच्छा है, ठीक है, परंतु क्या है कि जब आप पेपर देख के आओगे तो आप फील कर लोगे कि भाई मैं जका गुरजिया बे इता पेज दिया बे पढ़ लेता नहीं, जक्का गया इन्हें भी ना बोला भटक सी बांगसा घोष का, ठीक है। आप क्या है, मैं तो सबसे पहले ये बात करता हूं कि भाई आप जिससे भी जुड़ो ना तो 101% फेथ रखो भी, जो को करवा दियो नहीं इंग मोयानो यहीं ऊपर पीड़ियो रोग है बस इया राखियो नहीं, ठीक है। तो क्या है कि थारो भटकाव कम हो सी, ठीक है। आज मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आज से क्या है कि अगर ये 5-7 साल पहले अगर आप मार्केट में जाते किसी भी सब्जेक्ट की बुक लेने के लिए तो 2
हाईएस्ट बुक है वो आपको मिलती है या 3, परंतु अब तो एक चीज पे आपको 10-10, 15-15, 12-12। हाँ ठीक है, वो अपने सामने तो क्या है कि एक बुक स्टॉल पे जाते हैं तो 15 से 20 किताबें हैं, ठीक है, अच्छा आ भी है, अच्छा आ भी है। और सारों दिक्कत मैं थाने बताऊं, थारो की है कि इया मान लो कि भी 50% सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, 50% श्योर हो जाएगा। सिर्फ एक ही बात हूं, पड़ोसी के पढ़ नागरिक है बी का नहीं कौन जाकड़ो, ठीक है, आपका पड़ोसी है वो इंगी किताब लिए काल तो थारो लाइब्रेरी में पड़ोस चेंज हो जीसी, दूसरो आगे बैठ जीसी, बीगन कोई और किताब होसी, ठीक है, 5 दिन बाद में कोई और पड़ोसी होसी, या थे कटी और जाके पढ़ नाग जीसी, बीगन कोई और होसी, पड़ोसी के पढ़ नाग रही है। अगर ये क्या है कि इससे आप विचलित नहीं होते हो तो आपका 50% सिलेक्शन है वो यहीं पे श्योर है, ठीक है। मैं और राकेश सर साथ में पढ़ते थे, ठीक है, तो हमारा तो यही था, जैसे क्या है कि राकेश कई बार मेरे से पूछता था कि इंग ओके हुए, ठीक है, मैं यार आपा इतना पढ़ लिया, आपा ना आवे को नहीं, वो पेपर में को नहीं, टेंशन ना ले। क्यों? क्योंकि देखो अगर अपने क्या है कि किसी चीज को नहीं पढ़े और पहले कह दिया पेपर में आवे कोई, तो इंग मतलब कि अपन को नहीं, वो पेपर में तो आसे। परंतु जब अपने एक किसी भी टॉपिक का एक स्टडी कर लेते हैं अच्छे प्रकार से, अच्छे लेवल में, और उसके बाद में जैसे सर ने कहा था कि भाई क्या है कि कोई चलता फिरता आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंग उत्तर के उसी, और थाने को नहीं आवा भाई, एक पर्सन को तो डिस्टर्ब को नहीं होना है, ठीक है, अगलन के मन को नहीं आ पेपर में को नहीं आसी, क्यों? क्योंकि हाँ नरापा पढ़ लिया, बस फंडो और राखसियो तो थारी एनर्जी अब सही दिशा में लागसी। जक्का टॉपिक थारा कोई कमजोर है, कोई जीके वो पोर्शन है या कोई और चीज है, वो क्या पोर्शन तैयार करना है, बा मैं एनर्जी लगा सकोगा। आप ये देखो कि मैं हमेशा एक ही चर्चा करता हूं कि आपको 100% सिलेबस करना, और करना कितना है उसका 90%, मतलब 100 गए मैं कितना परसेंट है 90, कभी अगला पूछा कि मैं 100 में 100 लेना ही को नहीं, 90 करो नहीं इंग मतलब जी राकेश सर कैलकुलेशन बताई नहीं, टोटल किया है कि 500 नंबर का पेपर हो सी, 90% को मतलब है 450 नंबर, मतलब टॉपर के माँ होते। अगर किसी टॉपिक में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका सिलेक्शन है वो एकदम श्योर है। तो ये क्या है कि आपको इस कंटेंट के लिए भी क्या है कि कहीं से भी अलग से आपको बुक है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मेरा क्या है कि कोशिश रहेगी पूरी, और ये कोशिश रहेगी कि 5 दिन ये, ठीक है, 2 और 2 4, ये मतलब लगभग क्या है कि 11-12 दिन में हाईएस्ट है, विद टेस्ट 12 दिन में आपका ये सेक्शन हो जाएगा। 40 नंबर 300 यहाँ हल्का हल्का सा फील करोगा तो गयो, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको बिल्कुल ही टाइम भी नहीं लगेगा और एकदम स्कोरिंग भी होगा। फिर थाने खट्टे भी किया है कि किसी भी पर्सन मिला तो बिन करे रख के कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। बाकी मैं इतनी प्रैक्टिस करा दे पर्सन आएंगे, ठीक है, घुमा के, ठीक है, तो थे कि है कि भाई मोर देन सफिशिएंट हो सी। इसके अलावा जो बात कर रहे थे अपने, ये जो पोर्शन है, जैसे क्या है कि राकेश सर ने बात की, ठीक है, ये जो पोर्शन है फ्रेजल वर्ब का है, ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, या क्या है कि वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड कंफ्यूज्ड है, सिनोनिम एंटोनिम है, ठीक है, ये साथ साथ में आपके टेस्ट में भी चलेंगे, ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड कराएंगे, साथ में क्या है कि अपने डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। ये नहीं अभी सारी की सारी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, वो क्या है कि आपको क्या है कि ये पेज दे दिया, नहीं, इनका भी अपने क्या है कि तरीका है वो अपने ढूंढेंगे कि भी क्या है, और ये भी क्या है कि अपने फ्रेजल वर्ब में भी ये देखेंगे भी क्या है कि कोई साथ साथ में और कंसेप्ट भी है तो वो गलत ना हो। जैसे क्या है कि अपने एरर वगैरह में क्या है कि अगर अपने बात करें तो जैसे सिंपल सी अपने फ्रेजल वर्ब पढ़ लेते हैं कि अपने क्या है कि कम एक्रोस का मतलब क्या होता है, कम एक्रोस, मीट बाई चांस या मीट एक्सीडेंटली, ठीक है। परंतु यहां पे क्या है कि जैसे आप बात करते हो कम एक्रोस, अब यहां पे अगर जिस सेंटेंस में सेंटेंस आ गया और उसमें कम एक्रोस के साथ में एक्सीडेंटली वर्ड दे दिया या बाई चांस दे दिया, इसका मतलब वो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो वो अननेसेसरी है, वो एरर है। और दूसरा अपने देखो अगर आप कहोगे कि भाई व्हेन आई वेंट टू फेयर, ठीक है, आई केम अक्रॉस विद माई एन ओल्ड फ्रेंड, अब ये आपने विद यूज कर लिया ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे केम अक्रॉस, ठीक है, माई
ओल्ड फ्रेंड है, यही क्या है कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये जो क्या है कि अपने एक्स्ट्रा चीजें हैं वो क्या है कि इनके साथ में अटैच करते रहते हैं, अपने को लगता है कि भाई यहाँ क्या है, वो यहाँ तो आ ही सही। ठीक है, परंतु क्या है कि जैसे बहुत सी चीजें जैसे प्रीपोजिशन है वो अपनी डिस्कशन करेंगे तो भी उनमें ये चीजें देखेंगे, या ये वोकैब का जो पोर्शन है उनमें भी क्या है कि अपनी चीजों को डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिस्कशन किया हुआ है ना वो क्या है कि आपको लंबे टाइम तक वो याद रहता है। आप अपने रीडिंग करते हैं, जैसे अपने साइको में मैंने आपको बताया था। ठीक है, सबसे कम चीजें साइकोलॉजी में वैसे ही बता दिया कि जितनी क्या है कि आप पढ़ोगे 10% याद रहेगी अगर आप सीधा उसको रीड करते हो। ठीक है, तो ये तो सबसे मिनिमम है, तो इसलिए क्या कि अपनी कोशिश करेंगे भी साथ साथ में क्या है इसका डिस्कशन भी चलता रहे। ठीक है, और पहले भी आपको बता दिया कि भी एक ही चीज ये नहीं है कि भी ग्रामर होगी उसके बाद में लिटरेचर पोर्शन चलेगा या उसके बाद में टीचिंग मेथड चलेगा, नहीं, साथ साथ में ये सारी चीजें चलेगी। ठीक है, 90 to 100 डेज में आपका कंप्लीट करवाएंगे, डेली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज भी क्या है कि अगर फील हुआ वैसे तो लेंगे, जैसे अगर क्या है कि टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसका भी क्या है कि टेस्ट रखेंगे। ठीक है, परंतु और ज़्यादा और रिक्वायरमेंट हुई तो वो क्या है कि अपने उसका टेस्ट रखेंगे। आपकी तरफ से कोई क्वेरी है तो बिल्कुल पूछिए। रीट लेवल फर्स्ट वाले हैं उनके के लिए क्या है कि अभी न तो सिलेबस आया है, क्या टॉपिक है क्या नहीं है, तो ये अपने पहले से कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हालांकि रीट लेवल फर्स्ट में अगर आएंगे तो आपके क्या है कि टीचिंग मेथड है। ठीक है, तो जो आपके क्या है कि यहाँ पे ग्रामर में क्या इस सेकंड ग्रेड में रहेंगे वही टीचिंग मेथड सेम ही रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि आपके जो आपके रीति विज्ञान के नाम से शायद तक आपके जो लैंग्वेज है वो क्या है कि 10 नंबर का है और 8 नंबर के आपके क्या है टीचिंग मेथड है। 18 नंबर का सेक्शन है, तो 18 नंबर के सेक्शन में क्या है कि यहाँ पे ग्रामर का पूरा सेक्शन आएगा। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में आता है वो अलग बात है। ठीक है, और यहाँ पे 8 नंबर में आपके क्या आ जाएंगे टीचिंग मेथड आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि सिलेबस कब आता है उस पर डिपेंड करेगी भी लेवल फर्स्ट वालों के सिलेबस में क्या रहेगा ये चीज। ठीक है, ग्रामर के टॉपिक है वो आपको करवाए जाएंगे, परंतु आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आप इतना डिटेल से करोगे ठीक है तो फिर ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। मैं ये नहीं रिकमेंड करता अभी लेवल फर्स्ट का कोई बच्चा है, ठीक है, मारा कदी यहाँ को नहीं पहला थारो सिलेक्शन है, फिर मैं ये कहता हूं आपका सिलेक्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि भाई यही ग्रामर है आ जाना, यही टीचिंग मेथड है आ जाना। ठीक है, आपके आएंगे 18 नंबर के, 18 नंबर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए, न कि क्या है कि आपको 3 महीने तक है इसकी स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, 3 महीने तक अगर क्या है कि आप डेली यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे की अगर क्लास लोगे, ठीक है, और घर पे जाके इसको पढ़ोगे तो फिर आप सही दिशा में नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपको 18 नंबर के अकॉर्डिंग ही क्या है कि अपने को करना है। इसलिए इंग्लिश लेवल फर्स्ट के जो बच्चे हैं उनका सिलेबस आने तक आप वेट कीजिए, क्या सिलेबस आता है उसके बाद में क्या है कि लैंग्वेज फर्स्ट जो लेवल फर्स्ट के में क्या है कि जो लैंग्वेज है ठीक है उसकी अपने बाद में चर्चा करेंगे।